थैंक यू। क्या नाम है आपका? जिनेंद्री सगोलिया। जिनेंद्री, इसका मतलब क्या है? मैम, जिनेंद्री का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाली। इंद्रियों को जीतने वाली। हमारी कौन कौन सी इंद्रिय होती है? मैम, दो टाइप्स होती है, एक ज्ञानेंद्रिय होती है और एक कर्मेंद्रिय होती है। हाँ। तो जो ज्ञानेंद्रिय है उनमें आँख, नाक, कान, मुंह और जीवा और त्वचा आती है। और जो कर्मेंद्रिय है उसमें हाथ, पैर और गुदा, लिंग और मुंह आता है। ओके। तो आपको लगता है कि आपने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है? नहीं मैम, अभी तक तो ऐसा नहीं लगता। आप इस सेवा में क्यों आना चाहती हैं, राज्य सेवा में? जी मैम, पहली बात इससे एक तो इस जो ये जो फील्ड है उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है मैम। हर डाइवर्स एरिया में काम करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात है, इससे जो मेरा इंडिविजुअल गोल है एक रोज़गार पाने का, वो भी पूरा होगा। और तीसरी बात है, यहाँ से समाज सेवा करने का भी अवसर प्राप्त होगा। राज्य सेवा में कौन कौन से पद होते हैं? जी मैम। ये जो आप परीक्षा दे रही हैं, अभी मेंस आपने पास किया हुआ है, तो इस परीक्षा को पास करने के उपरांत ऐसे कौन कौन से पद हैं जो आपको मिल सकते हैं? मतलब कौन कौन से पद होते हैं? जी मैम, डिप्टी कलेक्टर हैं और डीएसपी हैं, जिला सेनानी का भी पद है इसमें, और सहायक आयुक्त है, सहायक आयुक्त है सहकारिता विभाग में, और सहायक संचालक है स्कूल शिक्षा विभाग में। और तो इन सब में आपका सबसे मतलब पसंदीदा पद कौन सा है जिसे आप पाना चाहेंगे? जी मैम, डिप्टी कलेक्टर। क्यों, ऐसा क्या है इस पद में? पहली बात तो ये जो राज्य सेवा परीक्षा का सबसे सर्वोच्च पद है, और दूसरी बात इस पद में भी डाइवर्सिफाई एरिया है काम करने के लिए। आपने कहा कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, तो आप ऐसा कौन सा काम करना चाहेंगे इस पद में आने के उपरांत? कौन सी सेवा देना चाहेंगे लोगों को? जी मैम, जो ऑनगोइंग जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग का जो काम है, जिससे कि जो निचला तबका है या जो लोग तक ये प्रोग्राम्स की पहुंच नहीं हो पाती है, वहाँ तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी? जी मैम, सबसे पहले तो महिलाओं से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही हैं उस पर काम करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और दूसरा, एजुकेशन और अवेयरनेस से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। अभी महिलाओं से संबंधित एक सरकार ने एक योजना चालू की है, कौन सी योजना? लाडली बहना योजना। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, इसमें लाडली बहना योजना जो है, इसमें लाभान्वित जो महिलाएं हैं उनको मंथली मॉनेटरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है, जैसे 1000 रुपये पर मंथ प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका कोई क्राइटेरिया है महिलाओं का इसमें? 23 से 59 ईयर्स की एज की महिलाएं होनी चाहिए। 59 के बाद उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो फिर सीनियर सिटीजन की सुविधाएं उनको मिलेंगी। ठीक। जिनेंद्री जी, अपने बारे में तो बता दिया है ना। अपने जिले के बारे में मुझे बताइए। अलीराजपुर जिला जो है मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर 81% जनसंख्या जो है आदिवासी है। इसके अलावा मैम, यहाँ पर जो प्रमुख विशेषता है अलीराजपुर जिले की, कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद नगर है,
जो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। यहीं पर वन्या रेडियो भी है एक, जो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा पिथौरा आर्ट कला भी यहाँ पर यहीं पर है और फेमस भी है वो बहुत ज़्यादा। और जो आपने अपनी हॉबी में लिखा है ना, सीमेंट का, सीमेंट आर्ट, उसी से इंस्पायर है क्या? नहीं मैम, थोड़ा इससे अलग है। और इसके अलावा यहाँ आधार कांच गांव है जहाँ पर दलसन बीट्स की जो माला होती है वो बनाई जाती है, और उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कार्य कर रहे हैं। और कठीवाड़ा क्षेत्र भी अलीराजपुर जिले में आता है। कठीवाड़ा में प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर नूरजहां आम की भी प्रजाति पाई जाती है। और नूरजहां आम की क्या विशेषता है? जी मैम, जो नूरजहां आम है इसका जो वेट होता है वो लगभग 3 से 5 केजी एक मैंगो का वेट होता खाया है। है आपने? जी मैम। कितना होता है ये? 3 से 5 किलो वेट, वजन 5 केजी और ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं। ठीक है। अच्छा, आम से बनने वाली 5 डिशेस बताओ। जी मैम, एक अचार, दूसरा छुंदा बनता है जिसे चटनी जो होती है हमारे यहाँ छुंदा कहा जाता है उसको, और आम की सब्जी भी बनती है, और आम पापड़ जो होता है वो भी बनता है, और आम का रस। जिनेन्द्र जी, शुरू से ही इस सर्विसेज में आने का मन था या फिर बीच में डाइवर्ट हुई कि मुझे सिविल सेवा में जाना चाहिए? नहीं मैम, शुरू से ही मन था। कौन था आपका इंस्पिरेशन? अगर इंस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले तो मेरी माता जी ही थी, क्योंकि माता जी का बहुत इच्छा थी पीएससी में आने की, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हो पाई थी कि वो पीएससी फेस कर पाए, या मतलब पीएससी के एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो घर में माहौल ऐसा था कि पीएससी के थ्रू आप तैयारी करके अधिकारी बन सकते हैं। तो इसकी भी एग्जाम्स होती रहती है ना, जैसे आपने बी किया हुआ है सिविल से, जी मैम। इसके लिए कभी ट्राई किया पीएससी के थ्रू? जी मैम, पर वो जो प्रॉपर उसकी तैयारी की जाती है, जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम होती है पीएससी के थ्रू, वो नहीं दी है, क्योंकि उसमें फिर डिफरेंट फील्ड भी दूसरी हो जाएगी और सिलेबस भी दूसरा, करिकुलम पूरा दूसरा हो जाता है, इसलिए उसकी तैयारी नहीं करी। अच्छा, ये आप अन्न पिछड़ा वर्ग से आते हैं, भी एक जनरल के लिए भी रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया है। जी मैम। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, रिजर्वेशन को लेकर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो जनरल का जो रिजर्वेशन है या ओवरऑल जो रिजर्वेशन है? जनरल का रिजर्वेशन पहले बताइए। जो जनरल का रिजर्वेशन है वो 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा दिया गया है। तो उसमें जो आर्थिक आधार पे ये रिजर्वेशन दिया गया है, और कहीं ना कहीं हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसको मान्यता दे दी है। तो कहीं ना कहीं मैम एक समय के बाद जो आरक्षण है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और आर्थिक आधार पे जो दिया है ये अच्छा कह सकते हैं, इसको अच्छी पहल कह सकते हैं। फिर मैं सब समग्र रिजर्वेशन पर आती हूँ, सभी कैटेगरी में क्या आर्थिक आधार पर होना चाहिए? जैसे ओबीसी है मैम, उसमें भी एक क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर का जो कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा अगर दूसरी भी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो हाँ, वहाँ पर आर्थिक आधार पे लाया जा सकता है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज फिर मैम उसका क्राइटेरिया अलग होना चाहिए,
क्योंकि जो पिछड़ी जैसे जनजाति वर्ग है उसमें कई अभी भी कोई क्षेत्र ऐसा है या अभी भी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का उतना लाभ नहीं हुआ है। जैसे कि हम कह लें कि जैसे रिजर्वेशन भी है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही मिल पा रहा है, बहुत जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आर्थिक आधार पे लाना उस क्षेत्र मतलब उस हिसाब से ठीक रहेगा। आपने कोचिंग की इसके लिए, तैयारी के लिए? जी मैम। कितने बार दे चुकी हैं? मैम ये अगर ऐसा देखा जाए तो मेरा 4th इंटरव्यू है, लेकिन अगर 19 का ना गिना जाए तो फिर ये 3rd इंटरव्यू। उनमें क्या कमी रह गई? जो 17 और 18 में मैम 18 में तो मेरे मेंस में ही मार्क्स कम थे, और 17 में फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं उतना अच्छे से अपना नहीं दे पाई, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी मेरा कम था, और इंजीनियरिंग फील्ड से मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ मैं थोड़ी कमजोर साबित हुई थी। जिनेंद्री, जी आपने यूजीसी नेट 2 बार क्लियर किया है, जी तो पहली बार क्लियर करने पे आपने क्या पीएचडी के लिए आप एलिजिबल हो गई थी, या आप सिर्फ प्रोफेसरशिप के लिए थी? तब आपने दूसरी बार अटेम्प्ट क्यों किया? जी मैम, दोनों बार ही मेरा सिर्फ यूजीसी नेट ही क्लियर हुआ, जेआरएफ में क्लियर नहीं कर पाई। नहीं कर पाई, क्यों? वहाँ भी मैम जो हिस्ट्री वाला पोर्शन था उसमें कहीं थोड़ी सी मार्क्स मेरे कम रह गए, क्योंकि जो उसमें फर्स्ट पेपर होता है उसमें तो मेरे मार्क्स ठीक थे, लेकिन जो सेकंड पेपर था हिस्ट्री का उसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री वाले पोर्शन में नंबर कम रहे, और फिर ओवरऑल जो उसका परसेंटाइल आया उसकी वजह से मैं बिल्कुल बाउंड्री से ही बाहर हुई हूँ सेकंड अटेम्प्ट में। तो बट आपका नेट क्वालिफाई है, जी हिस्ट्री से किया है आपने, जी एमए भी हिस्ट्री से किया है, तो यहाँ से पढ़ते हुए आपको लगा कि आपको एमए करना चाहिए, या आपके मन में पहले से ही था कि आपको एमए इन हिस्ट्री करना चाहिए? नहीं मैम, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हुए हिस्ट्री जो पढ़ते थे उससे ही मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्टेड लगा हिस्ट्री, और फिर उसी से मैंने सोचा कि हिस्ट्री में भी एमए करना चाहिए मुझे। हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगता है? वैसे तो मैम मुझे पूरा ही हिस्ट्री इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन अगर मॉडर्न इंडिया देखा जाए तो क्यों मॉडर्न इंडिया, क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है मैम वो आधुनिकता से जुड़ा हुआ है, और अभी जो मॉडर्न इंडिया में जो चीज़ें हुई उसका इम्पेक्ट हमारे देश में आज तक पड़ रहा है, तो उस चीज़ से अभी तक समकालीन इतिहास तक भी वो रिलेटेड रहता है। मॉडर्न इंडिया में आप किसको देखते हैं इस तरह के कि उनका इम्पैक्ट अब तक है? कोई ऐसे राजनीतिक या जो भी एक व्यक्ति जिनको आप सोच रही हैं कि वर्तमान में उनकी सारी चीज़ें हम चाह रहे हैं कि हो जाए, या उनकी अवधारणाएं जो चलती थी वो जो मानते थे वो आगे बढ़ जाए, कोई ऐसे व्यक्ति मॉडर्न इंडिया में? जी मैम, गांधी जी हैं। गांधी जी की क्या विशेषता लगी आपको? किन बातों में गांधी जी के लिए आप मतलब गांधी जी को मानती हैं कि वो प्रेरणा स्रोत हैं? जी मैम, सबसे पहली बात तो गांधी जी ने जैसे ही उनका दक्षिण अफ्रीका से आए उसके बाद उन्होंने देखा कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, और उन्होंने ही सबसे पहले गांव में जाकर और गांव की जो जनता है उसको जागृत करने की कोशिश की। दूसरी बात, गांधी जी के आने के बाद से ही जो पॉलिटिकल मूवमेंट था वो मास मूवमेंट में बदल गया, और सबको लगा कि अब मास भी है जो चाह रहा है कि आज़ादी चाहिए। और तीसरी बात है, गांधी जी ने जो अहिंसा की नीति अपनाई है उसमें कहीं तक भारत आज भी वो नीति अपना रहा है। मतलब इन शॉर्ट अगर कहें तो आप गांधी जी से प्रभावित हैं?
जी मैम। और कोई अन्य व्यक्ति जिनसे आप मॉडर्न इंडिया के समय से या हिस्ट्री से प्रभावित हैं? जी, एक मॉडर्न इंडिया में ही बताना है ना, नहीं नहीं, आपको जो लगे। जो अशोका जो है मैम। सम्राट अशोक। हम्म। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक के टाइम की जो परिस्थितियाँ थी और उसके बाद जो उन्होंने अपना पॉलिटिकल जो सेटअप अपनाया, जैसे कि उन्होंने निरंकुशता को ना अपनाते हुए पितृ निरंकुशता को अपनाया, जिसमें कि संतान प्रजा होगी और जो राजा है वो उसका पिता होगा। तो वो किसी इतिहास में किसी भी राजा के द्वारा नहीं अपनाया गया। दूसरी बात, जो डाइवर्सिफाई सोसाइटी थी, जैसे कि हिंदू और बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो था वहाँ पर, तो उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उनको भी उन्होंने धम्म की नीति से कम करने की कोशिश करी। और तीसरी चीज़ थी कि जो विदेशी शक्तियाँ थी या विदेशी आक्रांता का हो या विदेशी जो देश दूसरे देश थे उनसे भी संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कल्चरल उन्होंने अपना एक्सपेंशन करने की कोशिश करी थी। सम्राट अशोक को ऐसा कब लगा कि मैं इस तरीके का व्यक्ति बन सकता हूँ जहाँ पर मुझे धर्म को आगे बढ़ाना है या मैं बुद्ध के नक्शे कदम पर चल सकता हूँ? तो कोई प्लेस पता है आपको जहाँ उन्हें ऐसा फील हुआ? जो बुद्ध की जो मैम वो एग्जैक्ट प्लेस का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पर बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था वहाँ पर ही उनको हाँ, मतलब अशोक एक ऐसी जगह है, उड़ीसा राज्य में है, इतना भी नहीं बता रहे। कोई युद्ध याद आ रहा है कि जहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ, जहाँ से उन्होंने मतलब वो खुद ही परिवर्तन उनमें इतना हो गया कि उन्होंने पुरानी चीजें सब छोड़ के वो नया अपना लिया, मतलब वो खुद ही बदल गए। जो कलिंग का युद्ध हुआ था, हाँ, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें लगा कि अब जो पॉलिटिकल क्षेत्र है उसके अलावा ही जो वेलफेयरिज्म है वो भी अपनाना चाहिए। सिर्फ सीमेंट क्राफ्ट ही आपकी अभिरुचि है या कोई और भी अभिरुचि है? मैम थोड़ा कुकिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तक वो हॉबी के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। सीमेंट क्राफ्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है और आपने अब तक क्या चीजें उससे डेवलप किया है, क्या बनाया है? जी मैम, जो सीमेंट है उसका यूज करके अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चीजें बनाना होता है इसमें। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो फ्लावर पॉट है मैम, इस टाइप की अलग अलग शेप की जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। मैंने इसमें मोस्टली मैम फ्लावर पॉट ही बनाए हैं और इसके अलावा 2 या 3 लैंप भी बनाए हैं। ये कब से आपको शौक था? बचपन से था या अभी कुछ दिनों पहले जब आपने देखा कि इस तरह का चीजें होती है या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि रुचि है ना, तो रुचि कब से? बचपन से तो नहीं था मैम, बचपन में इतना टाइम भी नहीं था, तो ये मोस्टली जो ग्रेजुएशन के बाद से ये थोड़ा सा डेवलप हुआ था। हाँ, सिविल इंजीनियर है ना, तो उसके बाद से ये थोड़ा डेवलप हुआ। और कोरोना में जो लॉकडाउन का टाइम था उसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें मेरा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लग गया है, मतलब ज़्यादा मैंने इंटरेस्टेड और होकर इसमें काम किया। ठीक है। कोरोना के बारे में भी आपने चर्चा की। कोरोना काल में या कोरोना काल से हमें क्या फायदा मिला या क्या सीख मिली? नुकसान तो बहुत हुए हैं नो डाउट, फायदे क्या मिले? जी मैम, जो सैनिटेशन या हाइजीन है उसके प्रति एक जागरूकता बढ़ी है। और दूसरा, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो थी, जो डिजिटलीकरण हुआ है उसका भी वो भी एक तरीके से इसमें फायदे के रूप में देखा जा सकता है। और
तीसरा जो है हेल्थ सेक्टर में जो हमारी जो कमजोरियां थी वो भी हमको देखने को मिली है। इसके साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं परिवार में भी ऐसा लग रहा था कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन कोरोना के बाद तो कुछ बहुत सारी परिस्थितियां और कहें तो लोगों के मानसिक चेतना मतलब मानसिकता में बदलाव हुआ है कि परिवार का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। क्या परिवार के बारे में क्या मतलब परिवार का क्या महत्व पता चला? क्योंकि पहली बात तो जो पूरे टाइम फैमिली के साथ रहना था लॉकडाउन में, यूजुअली बहुत टाइम नहीं रहता है तो फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात, जो फैमिली पे जब कोई दिक्कत आती है तो वो सारे ही घर वाले उसमें खड़े हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी फैमिली का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। कई बच्चे जो थे उनके माता पिताजी की भी डेथ हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं परिवार के महत्व को दर्शाता है। नौकरी और परिवार दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे? जी मैम, ये दोनों को ही मैनेज किया जा सकता है। आज भी मतलब आज के समय में तो कई अधिकारी और कई नौकरी पेशा महिलाएं हैं जो परिवार और नौकरी दोनों को ही। आप कैसे करेंगे? परिवार और नौकरी सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। चलिए ठीक। आप इस सेवा के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, काफी सारे आपने इंटरव्यूज को बताया कि आप हिंदी शादी के बाद अगर आपको कोई बोलता है नौकरी छोड़ दो, नहीं मैम, नौकरी तो छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अब ग्रेजुएशन के बाद पूरा टाइम ही इस नौकरी को पाने के लिए लगाया है, तो अपनी मेहनत को तो ऐसे ज़ाया नहीं होने देना चाहूँगी मैं। और दूसरी बात है कि महिला के लिए आर्थिक रूप से भी सक्षम होना है आज के समय में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैमिली को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या जॉब को? मैम, जो फैमिली है उनको ये समझाया जा सकता है कि दोनों के काम करने के फायदे भी कितने हैं। जैसे अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी वो लाभदायक है। उसके साथ ही बच्चे भी है जो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, तो उनमें भी जेंडर न्यूट्रल जो दृष्टिकोण है वो आता है। तो कहीं ये फायदे गिना के भी बताया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता कन्विंस किया जा सकता है। नारी सशक्तिकरण पे बनी हुई कुछ पिक्चर है, वो बहुत ही लेकिन नारी सशक्तिकरण पे बनी हुई कोई 5 मूवी के नाम बता सकती हैं? जी मैम, 2 मिनट सोचिए। हाँ, सोचिए। चूंकि आपने महिला सशक्तिकरण की बात की है ना? एक मदर इंडिया मूवी थी हम्म और क्वीन मूवी थी जो हम्म मैम अभी 2 ही याद आ रही पिक्चर देखना पसंद नहीं है? मूवीज देखना पसंद नहीं है? है। देख लेते हैं मैम, लेकिन अभी याद तो नहीं मतलब आता। पढ़ाई में इतना हम लग चुके हैं कि हम सोशल लाइफ जो हमारी थोड़ी बहुत है वो भी हम छोड़ चुके हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट में ही मैंने मिसेस चक्रवर्ती वर्सेस नॉर्वे देखी थी।
जैसे चैटर्जी चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। वो भी एक सशक्तिकरण का ही है ना, जी। रानी मुखर्जी की मूवी है जो। ठीक है। और और क्योंकि आज के जो समय चल रहा है उसमें तो महिला सशक्तिकरण पे बेस बहुत सारी मूवीज बन रही है। अच्छा बताइए, अब कोई भी 3 महिला, सशक्त महिला भारत की नाम बता सकती हैं? जी। ओल्ड टाइम टू न्यू टाइम, मतलब पुराने समय से लेके अब तक में भी आपको जो भी, सिर्फ 3। हिल्याबाई होलकर है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी जी है। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी है। आप इतना ही। वर्तमान में कोई ऐसी महिला नजर आती है जो महिला सशक्तिकरण का मतलब बहुत ही अच्छा उदाहरण है? कोई भी आप उसमें ले सकते हैं एरिया, जरूरी नहीं है। जो राष्ट्रपति जी हैं अभी, हाँ महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ, कैसे उन्हें कैसे देखती हैं आप महिला सशक्तिकरण की? एक अगर मैंने पूछा, आपने उनका नाम बताया, ऐसा उन्होंने क्या किया है? जी मैम, पहले तो वो जनजाति वर्ग से थी। उसके बाद उन्होंने कुछ समय टीचिंग भी करी थी। इसके बाद उनके हस्बैंड की भी और शायद कुछ समय पहले उनके जो बेटे हैं उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद भी वो मतलब इमोशनली इतना टूटी नहीं वो, और उन्होंने फिर उसके बाद पार्षद का भी चुनाव लड़ा और पार्षद से शुरू होकर उन्होंने राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे हैं। ठीक है। थैंक यू मैम।